गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPCS 188 सामाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, इसका हमारा क्या यूनिट नंबर 9 या आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर हमारा क्या रहेगा 9, स्वास्थ्य एवं कल्याण में सामाजिक मनोविज्ञान। यहाँ पर आज हम क्लास में देखेंगे स्वास्थ्य का और कल्याण में सामाजिक मनोविज्ञान का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, यानी मनोविज्ञान हमारे हेल्थ में और हमारे स्वास्थ्य में किस प्रकार से और मानव समाज के कल्याण में सामाजिक मनोविज्ञान का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जो पहला हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, चैप्टर नंबर 9 देखें। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें 9.2, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैव मनो सामाजिक मॉडल क्या होता है, 3 शब्दों से मिलकर बना है, जैव मनो और सामाजिक मॉडल, यानी ये 3 चीज़ों से मिलकर के बना, इसको देखेंगे। 9.2 जो रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सामाजिक चर हैं, स्वास्थ्य संवर्धन है, बीमारी की रोकथाम है, ये इसके तीनों पॉइंट रहेंगे। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला जो हमारा रहेगा 9.3 रहेगा क्या, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल क्या होता है, हेल्थ बेनिफिट लेवल क्या है, मॉडल क्या है, इसको भी देखेंगे। और 9.4 रहेगा तनाव, या तनाव क्या होता है, तनाव किस प्रकार के होते हैं, तनाव से कैसे उबरा जा सकता है। ये आप क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की 8 चैप्टर की वीडियो को अपलोड कर दिया है, आप सभी लोग जाकर के चैप्टर सभी की वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए ऐसा है कि पहला जो रहेगा हम देखेंगे, इसमें पहला पॉइंट में आ जाइए, जैव मनोविज्ञान मॉडल क्या है। सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे, जैव मनोविज्ञान मॉडल। देखिए क्या है, जैव मनोविज्ञान मॉडल 3 शब्दों से मिलकर के बना है। क्या है, जैव मनोविज्ञान जो मॉडल है, या कह सकते हैं जैव मनोविज्ञान जो है वह 3 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला क्या है, बायो। पहला क्या होता है भैया, बायो। बायो का क्या होता है, शरीर विज्ञान। क्या है, बायो का मतलब क्या होता है, शरीर विज्ञान। साइको का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक संकट, या ठीक है मनोवैज्ञानिक संकट। और सामाजिक का क्या अर्थ होता है, समाज, यानी बायो मनोविज्ञानी। जैविक क्या मतलब क्या है, जैविक जैसे हो गया मानव का जो शरीर है, शरीर विज्ञान। साइको का अर्थ होता है मनोवैज्ञानिक संकट। और सामाजिक का मतलब है यहाँ पर क्या है, हमारे समाज से। इस मॉडल को जॉर्ज एंगल ने यानी जॉर्ज एंगल ने 1977 में बहुमुखी सोच के आधार पर निर्धारित किया था। देखो, जैव मनोविज्ञान मॉडल ये कहता है कि अगर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई भी प्रभाव पड़ता है, तो अगर व्यक्ति जो हमारा जो हम लोग रहते हैं, मान लीजिए हम लोग हैं, ठीक है, अगर हमारे स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो वह उसका कई प्रकार से होगा। वह कह सकते जैविक आधार भी हो सकता है, अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो वातावरण का भी प्रभाव हो सकता है, जैविक प्रभाव भी हो सकता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। यानी हमारे स्वास्थ्य पर, क्या बोल रहा हूं भाई मेरे, हमारे जैव मनोविज्ञान मॉडल कहता है क्या, यही बात को कहता है, एक लाइन में समझ लीजिए। जैव मनोविज्ञान मॉडल ये कहता है कि अगर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो बीमार होता है, उसको कोई बीमारी होती है, या बुखार खांसी जुकाम कुछ भी होता है, तो उसकी तीन कारण है। ये नहीं होगा, पहला कारण क्या हो सकता है, अगर कोई बीमार होगा क्या होगा, पहला है जैव, कह सकते हैं पहला जैविक कारक होगा। जैविक पहला क्या होता है, जैविक कारक। दूसरा होता है सामाजिक कारक, यानी सामाजिक वातावरण क्या है उससे। तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक कारण। भाई बहुत मान लीजिए जैविक कारक क्या है कि आपके शरीर में कुछ ऐसे रिएक्शन हो रहे हैं, या आपका हाथ हो गया, या कोई फ्रैक्चर है, या शरीर के जो अंग है वह काम नहीं कर रहे हैं, इससे हम क्या होगा, हम बीमार पड़ सकते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए। दूसरा कहते हैं सामाजिक कारण, यानी हमारा सामाजिक वातावरण कैसा है उस प्रकार से भी क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। कई बार हम लोग सामाजिक कारणों से भी बीमार पड़ जाए। तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक कारण। कई बार भैया लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन वंशन ले लेता है ना। अरे आदमी 3 टाइप से बीमार होता है। पहला कैसे बीमार होगा, शरीर में कुछ हो जाएगा, शारीरिक अंग काम नहीं करेगा, शरीर काम करना छोड़ देगा। ये कह रहे हैं जब मनोविज्ञान मॉडल का मतलब होता है हम जो लोग बीमार पड़ते हैं, तो बीमार पड़ने में सिर्फ एक रीजन नहीं है, उसके 3 कारण है। पहला भैया क्या होता है, जैविक कारण, यानी इंसान जैविक कारणों से बीमार पड़ता है। दूसरा क्या कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारण, वो बहुत ज्यादा टेंशन वंशन लेगा, इसकी वजह से भी वो क्या हो सकता है, इंसान बीमार पड़ सकता है। तीसरा सामाजिक कारण, यानी हमारी सामाजिक परिस्थितियां ही ऐसी कुछ होंगी कि आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। यानी हमारा स्वास्थ्य जब खराब होता है तो
तीन कारणों से होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जैव मनोविज्ञान मॉडल बोला जाता है। यानी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो वह तीन कारणों से पड़ता है, सामाजिक कारक, जैविक कारक और मनोवैज्ञानिक कारण। और जैव मनोविज्ञान जो है वह तीन शब्दों से मिलकर के बना है। बायो का मतलब होता है हमारा शरीर विज्ञान, साइको का अर्थ होता है मनोविज्ञान और सामाजिक का अर्थ होता है हमारा जो समाज है। और जो मनुष्य है इन्हीं सभी चीजों में अंतर क्रिया करके मानसिक स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। मनुष्य का जो स्वास्थ्य है, तीन ही चीजें मनुष्य के स्वास्थ्य को भी तीन चीजें निर्धारित करती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? पहला जैविक है, यानी हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कैसे काम कर रहे हैं, उससे हमारा जो शरीर होता है, हमारा जो स्वास्थ्य होता है नियंत्रित होता है। दूसरा हमारा सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण से भी हमारा जो स्वास्थ्य होता है निर्धारित होता है, यह व्यक्ति उसमें अंतर किया। दूसरा होता है हमारा साइको, यानी कहने का मतलब है हमारा मनोवैज्ञानिक, यानी हम कैसे सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं या अपने प्रेशर को कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करती हैं या हमारे स्वास्थ्य को बनाने में क्या होती है, बहुत ज्यादा सहायक है। अगला जैव मनोविज्ञान मॉडल क्या है? अब क्या देखेंगे, जैव मनोविज्ञान मॉडल क्या है। पहला देखो, जैविक रूप से यह मॉडल शरीर की स्वास्थ्य, आनुवंशिकता, शारीरिक क्षमता पर केंद्रित है जो व्यक्ति के व्यवहार प्रकृति को निर्धारित। देखो जैविक रूप से अगर बात करें, जैविक रूप से अगर जैव मनोविज्ञान में हम जैविक रूप को देखें, पहला जैविक रूप है। जैविक रूप से क्या, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कैसे है, आनुवंशिकता कैसे, हमारे शरीर वरीर कैसा है भैया, अंग अंग कैसे काम करता है, हार्मोन्स क्या है, यानी हमारा शारीर। जैविक कारक क्या बताता है, आपके शरीर का स्वास्थ्य कैसा है, आपका हार्मोन्स कैसा है, शरीर कितना सक्षम है, इन सभी चीजों को क्या करता है, इन व्यवहारों की प्रकृति को क्या करता है, निर्धारित करता है या नियंत्रित करता है। यानी जैव मनोविज्ञान जो मॉडल है, पहला है जैविक रूप है जो बताता। दूसरा क्या है, सामाजिक पर्यावरण के रूप में यह मॉडल है, यानी सामाजिक पर्यावरण को भी बताता है। हमारे पारिवारिक संबंध कैसे हैं भैया, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे पारिवारिक संबंध कैसे, परिवार में हमारे लोगों से रिलेशन कैसे है, हम लोगों से कैसे मिलते जुलते हैं, इससे भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर और व्यक्ति के हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव। पारिवारिक संबंध कैसे है, हमारे साथी, परिवार, रिश्तेदार और स्कूल या जहाँ पर हम रहते उठते बैठते, हमारा घर, परिवार, स्कूल, फैमिली, आस पड़ोसी, ये लोग कैसे हैं, इससे भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी सामाजिक पर्यावरण कारण। तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक कारण। हाँ, मनोवैज्ञानिक कारण तीसरे, अगर जैव सामाजिक मॉडल में तीसरा चीज मनोवैज्ञानिक चीजों को शामिल किया। जैसे स्वास्थ्य क्या है, बुद्धि, आत्मविश्वास, यानी हमारे कॉन्फिडेंस, या हम कैसे सोचते विचारते हैं, आप कैसे तनाव लेते हैं, आप तनाव को कैसे हैंडल करते हैं, आप पर अगर कोई प्रेशर आता है उस प्रेशर को आप कैसे झेलते हैं। देखो क्या होता है, हमारा मनोवैज्ञानिक, जैसे आपको एग्जाम देना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको एग्जाम देना है तो आपके मन में यह टेंशन बनी रहेगी कि मेरा एग्जाम है, कैसे एग्जाम होगा, कैसे नहीं एग्जाम होगा, मैं एग्जाम को कैसे लिखूंगा। जो लोग प्रेशर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, यानी उनके ऊपर अगर किसी चीज को लेकर के दबाव रहता है, उस दबाव को हम कैसे, यानी हमारा मनोविज्ञान, यानी हमारी जो सामाजिक यानी जो हमारी मानसिक स्थिति है, हमारी मानसिक स्थिति भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा निर्धारित करती है या नियंत्रित करती है। हमारी जो मनोवैज्ञानिक स्थिति उसके आधार पे हमारा स्वास्थ्य भी क्या होता है, बहुत ज्यादा डिसाइड। यानी जैव सामाजिक मनोविज्ञान मॉडल में हमारा क्या क्या है, जैविक कारक है जिसके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य जो होता है, जैसे उसका शारीरिक स्वास्थ्य कैसे है, या आनुवंशिकता क्या है, शरीर की सक्षम है, व्यक्ति की व्यवहारिक प्रकृति की बात करता है। दूसरा सामाजिक पर्यावरण, यानी जो व्यक्ति है वह पारिवारिक संबंध कैसे हैं, दोस्त रिश्तेदार कैसे हैं, उसके परिवार कैसे हैं, इसका भी क्या होता है, जैव मनोविज्ञान कारण में, यानी हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। तीसरा क्या, मनोवैज्ञानिक कारण है जिसका भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान इस बात पर सहमत है कि मानसिक स्वास्थ्य जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से प्रभावित, यानी जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है, यानी जो हम लोगों का स्वास्थ्य होता है वो तीन कारणों से प्रभावित होता है। पहला है जैविक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण, तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारण। इन कारणों से क्या होता है, हमारा जो स्वास्थ्य होता है वह प्रभावित होता है। जैसे कि सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, जैसा कि सामाजिक संबंध कैसे हैं, पारिवारिक समस्या कैसे है, मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, इस प्रकार की चीजें क्या करती हैं, हमारे स्वास्थ्य को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। इन सभी चीजों का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे। जब मनो सामाजिक विज्ञान मॉडल इस बात पर भी बल डालता है, कोई अकेला तत्व अपने आप से स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं, यानी कोई अकेली बात नहीं है। अगर आपके स्वास्थ्य पर कोई भी नकारात्मक
या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कोई एक कारक नहीं हो सकता। यानी अगर आप बीमार पड़ते हैं तो एक कारण नहीं है कि बीमार पड़ने का एक कारण है। अगर आपके स्वास्थ्य पर कोई भी सकारात्मक यानी पॉजिटिव या निगेटिव किसी प्रकार का आप बीमार पड़ जाते हैं या आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है या आपके साथ कुछ भी हो जाता शारीरिक या मानसिक रूप से, तो उसका कोई एक कारण नहीं होगा। यानी हमारे स्वास्थ्य पर कोई एक ऐसा अकेला तत्व नहीं होता जिसका प्रभाव पड़ता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर मानसिक व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, व्यवहार क्या है, सामाजिक संदर्भ और जैविक कारक भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यानी हमारे स्वास्थ्य को जैविक कारक, सामाजिक कारक, पर्यावरणीय कारक और मनोवैज्ञानिक कारण भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यानी हमारे स्वास्थ्य को कंट्रोल करने में हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक और सकारात्मक जो प्रभाव पड़ेगा, तो यह तीनों चीज इसमें क्या रहती हैं, शामिल रहती हैं। स्वास्थ्य पर जैविक प्रभाव को देखेंगे, यानी हमारे स्वास्थ्य पर जो जैविक प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है। किसी व्यक्ति के जीन रचना, यानी जीन क्या होते हैं, आपको हार्मोन बोलते हैं ना, अरे भैया किसी के शरीर में जीन कैसे हैं, जीन के मानसिक आघात का इतिहास या संक्रमण आदि स्वास्थ्य पर जैविक प्रभाव डालते हैं। यानी आपको कोई मानसिक आघात या आपके मान लीजिए आपके शरीर में कुछ ऐसा है, या कई बार क्या होता है पीढ़ी दर पीढ़ी कई सारी चीजें चलती हैं। देखो पूर्व में हुए शोध इस बात पर बल डालते हैं कि कई बीमारियां जीन की सहायता से अगली पीढ़ी में पहुंचती हैं। मान लो आपके घर में किसी को ऐसी बीमारी है, आपके घर में थी, वो किसी दूसरे को भी यानी जीन्स में जाती है। जैसे दादाजी को कोई बीमारी थी तो उसके पापा को चली गई, बेटे को गई, और बेटे के बाद उस पोते को चली जाती है। यानी जीन्स यानी जैविक कारक, जैविक स्वास्थ्य क्या होता है, कई बार क्या होता है किसी परिवार में ना उनकी जन्मजात बीमारी हो जाती है, पारिवारिक या पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चलती है। भैया किसी परिवार में अगर किसी को क्या अगर कोई समस्या है, कोई ऐसी शारीरिक समस्या हो जाती है जो दादाजी को है, उसके बेटे को, फिर उसके पोतों को, यानी हमारा जो जैविक स्वास्थ्य होता है उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी कई बार जो समस्या होती है, स्वास्थ्य समस्याएं या हेल्थ रिलेटेड जो इशू रहता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी भी कई बार चलते हैं, पहुंचते हैं। देखो एक मानसिक बीमारी जिसमें जीन रचना का भी योगदान होता है और कई अन्य पहलू भी, यानी जैविक कारक से भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी हमारे जो जीन हैं उससे भी स्वास्थ्य हमारा अच्छा होता है, खराब होता है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और इसमें एक चीज़ है मेरा कि जीन की सहायता से कई सारी बीमारियां, यानी जीन्स की सहायता से, यानी जो हमारा जीन है यानी जिसे हम बोलते हैं, उसकी सहायता से कई सारी बीमारियां क्या होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जाती रहती हैं हमारे स्वास्थ्य पर। मान लीजिए अगर कई बार ऐसा भी होता है ना, किसी का अगर जैसे कोई दिक्कत रहती पारिवारिक या सामाजिक, या मान लीजिए उसके दादाजी में है तो बेटे में हो जाएगी, बेटे से पोते में चली जाएगी। इस प्रकार जीन की सहायता से भी हमारी जो सामाजिक समस्याएं होती हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहे। स्वास्थ्य पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ता है, अगला हम क्या देखेंगे, स्वास्थ्य पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है स्वास्थ्य पर। देखो जैव मनोविज्ञान मॉडल का मनोवैज्ञानिक घटक उन मनोवैज्ञानिक लक्षणों को दर्शाता है, जैसे कि आवेग है, कुंठा, अवसाद है। यानी हमारे स्वास्थ्य पर जैसे क्या होता है, कई बार हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार हम काम के लोड ले लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यानी मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति में टेंशन हो गई, आपको टेंशन है, चिंता है, असंतोष है या अवसाद है, यानी आपको डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें भी, या ये सारी क्या है, मनोवैज्ञानिक कारण है। क्या है, ये सारी मनोवैज्ञानिक कारण है। इससे भी क्या होता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, यानी हम लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। किसी व्यक्ति में अवसाद को प्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित नहीं करता, लेकिन अवसादग्रस्त व्यक्ति बहुत सारी पेट संबंधी बीमारियों से विकसित हो। अगर किसी को टेंशन रहेगी ना, अगर कोई बहुत ज़्यादा लोड लेगा ना तो उसको क्या होगा, डिप्रेशन की समस्या हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन लेगा ना उसको अन्य या दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। या हम बहुत ज़्यादा अगर क्या मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम किसी चीज़ की टेंशन लेते हैं, अवसाद लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं तो हमें कोई अन्य बीमारी हो, या कह रहे हैं जैसे आप टेंशन लेंगे तो कई बार क्या बहुत लोगों को पेट संबंधी बीमारी हो जाती है। भैया आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोगों को टेंशन में उनका पेट खराब हो जाता है या पेट में दर्द होने लग जाता है। पेट खराब यानी आपने कोई अचानक चीज़ सुन ली है या सडनली आपको कोई ऐसा झटका लग गया जिससे क्या होगा, आपका पेट खराब हो सकता है, पेट संबंधी। या आपको दिल का दौरा भी आपने सुना होगा ना कि भैया तो उन्होंने पता नहीं क्या आके बता दिया, दिल का दौरा पड़ गया। यानी दिल का दौरा जो पड़ा आज के टाइम में जो बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है, ये लोगों के स्वास्थ्य पर क्यों हो रहा है, क्योंकि हम मानसिक लेवल पर बहुत, यानी जो इंसान जो व्यक्ति बीमार पड़ता है उसमें बीमार पड़ने में एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता ले कर रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में लोग चले जा रहे हैं। या डिप्रेशन जो आज लोग जो चिंता करता है और धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में जाने से उसको कई सारी बीमारी है, समस्या। यानी हमारे स्वास्थ्य पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत हद तक पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे
स्वास्थ्य पर सामाजिक प्रभाव क्या होता है? अगर हम स्वास्थ्य पर देखेंगे तो सामाजिक प्रभाव भी काफ़ी पड़ता है। देखो, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, समुदाय एवं धर्म आदि सामाजिक चर हैं। यानी जब हम सामाजिक प्रभाव को पढ़ें तो सामाजिक प्रभाव में सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, सामुदायिक है, इन सभी चीज़ों को शामिल है। यानी जब हम सामाजिक प्रभाव को पढ़ें यानी व्यक्ति के ऊपर समाज के आधार पे, आर्थिक तो रुपए पैसे को लेकर के भैया, संस्कृति को लेकर के, कल्चर कैसा है, खान पान कैसा है, पहनावा कैसा है, समुदाय, धर्म, रिलीजन के आधार पे भी उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यानी हमारा जो स्वास्थ्य है वह धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी उस पर कोई न कोई प्रभाव जरूर पड़ता है। किसी व्यक्ति की जीवन वृत्ति समाप्त हो जाना या किसी व्यक्ति की विवाह समाप्त हो जाना, उसे व्यक्ति में तनाव, कई बार क्या होता है, जैसे हमारा सामाजिक समस्या है, बहुत लोगों का भैया शादी वादी टूट जाता है ना, तलाक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवसाद में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। बहुत सारे लोगों को जैसे उनकी किसी से उनकी मान लीजिए उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी या कोई उनकी ऐसी थी प्रेमिका थी, उनको छोड़ करके चली जाएगी, बेचारे डिप्रेशन में चलेंगे। ये क्या है, सारी सामाजिक समस्या है। मान लीजिए आपकी शादी हुई थी, आपका तलाक हो गया तो क्या होगा, लड़का या लड़की दोनों में से या क्या हो सकता है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। यह सामाजिक समस्या, यह तनाव, अवसाद शारीरिक रूप से हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। यानी मान लीजिए सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से भी कई बार हम लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। या कह सकते हैं जैसे किसी का विवाह संबंध समाप्त हो जाना या विवाह संबंध में मान लो कि तुम्हारी शादी हो गया है लेकिन तुम्हारे घर में रोज लड़ाई होगा, रोज झगड़ा होगा, तो इससे क्या होगा, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको समस्या हो सकती है। यानी सामाजिक रूप से भी व्यक्ति कई बार बीमार पड़ जाता है। सामाजिक रूप से भी कह सकते हैं कि इसके स्वास्थ्य पर बहुत घातक और बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सामाजिक रूप से भी हमारा स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ भैया खराब हो सकता है। जैसे यहाँ पर शादी वादी टूट जाता है, दिल टूट जाता है, लोग बताते हैं दिल टूट गया, सुसाइड कर लिया, लड़की छोड़ करके भाग गई, नदी में कूद पड़े, सुना होगा तुम सब ने ना। तो क्या सामाजिक लेवल पर है। या मान लीजिए शादी करना चाहते थे, गाँव कई बार ऐसा शादी करना चाहते थे, गांव वालों ने करने नहीं दिया तो जा करके भाग गए, बाद में कई प्रकार की समस्या है। यानी सामाजिक आधार पे भी हमें डिप्रेशन हो सकता है या कोई नहीं बीमारी हो सकती। यानी कह सकते हैं सांस्कृतिक, आर्थिक कारक भी कई बार भैया, रुपया पैसा नहीं रहेगा, मानो आर्थिक कारक कैसे आपको मास्टर है, मान लो आपके पास पैसा वैसा नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है तो आपको खाने पीने की समस्या होगी। जब आप सही समय पर खा नहीं पाओगे, आपको रोटी नहीं मिलेगा, दाना नहीं मिलेगा, तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ना। सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से और कह सकते हैं आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। उससे भी हमारा स्वास्थ्य, कई सांस्कृतिक लोग एक खास तौर से तरीकों के जीवन शैली अपनाते हैं जिनमें एक विशेष प्रकार की बीमारी की अनदेखी की जाती है। कई बार हम लोग ना अपनी संस्कृति को फॉलो करते हैं, कई बार उससे बीमार भी हो जाते हैं। देखो अगला क्या है, देखो सांस्कृतिक रूप से कई बार हम लोग क्या होते हैं कि देखी दाखा में खाने पीने लग जाते हैं या किसी कल्चर को फॉलो करने लगते हैं, कई बार हमारे लिए घातक हो जाता है। देखा दाखी में ना कोई दूसरा फूड खाने लग गए, कोई दूसरा पहनावा पहनने लग गए। अब मान लो ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में क्या फैशन दिखाने के लिए कपड़ा कम पहिरेगा तो क्या होगा, बीमार नहीं पड़ जाएगा। सांस्कृतिक रूप से यही तो है, पहनावा हमने बदल लिया। अब मान लो तुम्हारे वहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है और तुमने कपड़े कम पहन लिए हैं, ठंडी लग जाएगा ना, तो इससे क्या होगा, यानी हमारे स्वास्थ्य पर सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक इस आधार पे भी हमारा भैया स्वास्थ्य खराब होता है, हम बीमार पड़ सकते हैं, यानी हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगला, स्वास्थ्य और कल्याण के वर्धन करने वाले कारक, यानी स्वास्थ्य और जो हमारा कल्याण, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले कौन कौन से हमारे, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, बेहतर होगा, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें। देखो स्वास्थ्य एवं कल्याण वर्धन में कई कारक अपना बड़ा योगदान, यानी हमारे स्वास्थ्य को, हेल्थ को बेहतर बनाने में कई ऐसे कारक हैं, यानी कई ऐसे फैक्टर हैं जो हमारा योगदान देते हैं। ये कारक शारीरिक समस्याओं से निजात दिलाने में देते हैं। कई अगर हमारी कोई सामाजिक समस्या है या कोई हमारा सामाजिक समस्या, शारीरिक समस्या है, अगर कोई हमारी सामाजिक समस्या है के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का भी समाधान करते हैं। जीवन के पहले पड़ाव में यदि अच्छी शिक्षा दी जाए तो समय समय पर जागरूकता, देखो अगर हमें किसी प्रकार की शारीरिक समस्या, देखो अगर व्यक्तियों को समय समय पर शिक्षा दी जाए, शुरू में स्कूल में जाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाए, समय समय पर उनकी जागरूकता बढ़ाई जाए तो कई शारीरिक सामाजिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जैसे साफ सफाई न करने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर बच्चे को शुरू से बताया जाएगा, बेटा तुमको सुबह नहाना है, सुबह धोना है, तुमको क्या करना क्या नहीं करना, जैसे मैं बताऊँगा कि आपको कपड़े कैसे धोने हैं या आपके कपड़े गंदे न रहें,
आपको साफ सफाई करनी, अपने शरीर की साफ सफाई कैसे करनी। अगर हम शरीर की साफ सफाई रखेंगे, यानी सामाजिक जागरूकता बढ़ाने से या समय समय पर व्यक्तियों को अपने शरीर के बारे में या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने से उनका जो स्वास्थ्य जो हेल्थ है उसको ठीक किया जा सकता, बेहतर बनाया जा सकता। अगर हम बीमारी से संबंधित उनको जागरूक करेंगे, बीमारियों से संबंधित उनके बीमारी कैसे फैलती, बीमारी को रोका जाए, कि इस प्रकार की समस्या करेंगे तो हमारा जो सामाजिक स्वास्थ्य है वो बढ़ सकता है और कई सारी बीमारियों को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। यानी एजुकेट करके, एजुकेशन दे करके, शिक्षा दे करके, जागरूकता बढ़ा करके कई सारी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है। स्वास्थ्य और कल्याण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले जैसे गरीबी है, स्वास्थ्य यानी हमारा जो स्वास्थ्य खराब क्यों होता है हमारा, उसके लिए जैसे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करके भी हम स्वास्थ्य को और हेल्थ को बेहतर बनाया जा सकता है। तो भैया जो गरीब आदमी होगा, बेरोजगार आदमी रहेगा और बेकार रहेगा, उसके स्वास्थ्य समस्या होगी, खाने पीने की समस्या रहेगी, रुपया पैसे की समस्या रहेगी, तो बीमार पड़। अगर हम समाज में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी इस प्रकार की अगर हम समस्याओं को दूर करेंगे तो हम अपने समाज में हम एक स्वस्थ समाज बना सकते हैं और हमारा जो समाज होगा कह सकते हैं उसमें कई प्रकार की जो घातक बीमारियां हैं, हम उन घातक बीमारियों से व्यक्तियों का अब से आर्थिक बात आ गई। अब मान लो किसी को कोई बीमारी हो जाती है, अगर उसके पास रुपया पैसा रहेगा तभी तो इलाज कराएगा। बहुत सारे लोग भैया हमारे देश में इसलिए मर जाते हैं या बीमारी से मर जाते हैं क्योंकि उनको इलाज कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। यानी अगर आर्थिक स्थितियों में भी सुधार किया जाए तो बहुत सारे लोग सामाजिक समस्याओं से उबर सकते हैं या उनका जीवन सुधर सकता है, यानी लाइफस्टाइल उनकी बदल सकती है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर बेरोजगारी, भूखमरी और तमाम समस्याओं को दूर करके हम स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं कल्याण के कारक कौन कौन से, अगला देखिएगा। मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण के कई कारक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, यानी मानव स्वास्थ्य में ऐसे और कल्याण में कई कारक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह कारक मानव जाति में स्वास्थ्य निर्माण में सहायता प्रदान, ये कारक क्या होता है, मानव जाति में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का बचाव करते हैं। मानव में सकारात्मक कल्याण के लिए बाल्यकाल में ही समय से उन्हें शिक्षा प्रदान करने आवश्यक है। यानी बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो उसके लिए क्या ना, शुरू से ही बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए। बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो, बच्चे को शुरू से शिक्षा दी जाए और बच्चे को शुरू से जागरूक किया जाएगा तो हम स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर अभिज्ञानता या का कारण क्या होता है, कई बार चलते स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, कई बार हमें अनजाने में हमें जानकारी नहीं है, कई बार होता बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। अगर हम जागरूकता बढ़ाएंगे, शुरू से बच्चों को एजुकेशन देंगे, शिक्षा देंगे तो स्वास्थ्य को हम बेहतर बना सकते हैं। या लोगों की बहुत सारी जो सोशल प्रॉब्लम है, जो शारीरिक समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों से दूर किया जा सकता है। जैसा कि संतुलित आहार करने के बारे में ना जानने से शारीरिक, अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका स्वास्थ्य खराब। अगर हम संतुलित लोग आहार करें, लोग संतुलित खाना खाएं, इसके बारे में अगर जागरूकता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति संतुलित खाना नहीं खाता है तो वह बीमार पड़ सकता है। इसलिए अगर हम समाज में जागरूकता फैलाएं कि संतुलित खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए, हमें चाउमीन, बर्गर इस चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, बल्कि फास्ट फूड क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव। अगर कोई व्यक्ति चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड इस सारी चीज़ों को अगर खाता रहेगा, अगर हम उसको बताएंगे भैया ये खाने के लिए सही नहीं, जागरूकता फैलाएं तो ये चीज़ों को छोड़ देगा। क्योंकि चाउमीन, फास्ट फूड, बर्गर खाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, घातक बीमारियां आपको हो सकती हैं। आने वाले समय में आपको समस्या की समस्या, अगर हम जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे, जागरूकता अभियान फैलेगा तो क्या होगा, हम लोग जो व्यक्ति होगा वह समाज में क्या संतुलित आहार करेगा, संतुलित भोजन खाएगा। जब हम लोग संतुलित आहार करेंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे तो हमारे कई सारी बीमारी हमारे पास आएंगी नहीं, फटकेंगी नहीं। यानी जागरूकता बढ़ाने से और एजुकेशन देने से कई सारी हमें सामाजिक कल्याण में हम योगदान दे सकते हैं। हम अपने समाज में व्यक्तियों का स्वास्थ्य और कल्याण में भारी योगदान दिया जा सकता है। ठीक है। सामाजिक चर क्या होते हैं, अब देखेंगे, हम देखेंगे सामाजिक चर। देखो ऐसे नॉन मेडिकल तत्व जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ऐसे कई सारे भैया तत्व हैं ना जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, मेडिकल इशू नहीं, फिर भी हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है या उसके कारण हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है।
सामाजिक चर वह कहलाते हैं जिनमें जन्म की परिस्थिति, आयु, जीवन, आर्थिक स्थिति को भी होते हैं। आर्थिक नीतियां, सामाजिक नीतियां भी हमारे राजनीतिक तंत्र के बालों को उदाहरण देती हैं। नीचे दिए कुछ उदाहरण हैं जो सामाजिक स्थितियां नकारात्मक, यानी कुछ ऐसी सामाजिक स्थितियां हैं। अब हम उन ऐसी बहुत सारी सामाजिक स्थितियां होती हैं जिनके कारण हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक या नकारात्मक कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की आय, हमारी जो सैलरी है, हमारी जो आय है, उससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। भाई किसी के पास पैसा कम है, पैसा ज़्यादा है, उससे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अगर पैसा कम होगा तो खाने पीने की समस्या होगी, बीमार पड़ सकता है। अगर पैसा कम होगा तो अगर कभी बीमार हो जाएगा तो अपनी दवाई तक नहीं करवा पाएगा। यानी पैसे यानी आय से हमारे स्वास्थ्य का सीधा संबंध जुड़ा है। दूसरा, शिक्षा से, अगर व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है, शिक्षा का अभाव है, तो क्या होगा, वह शिक्षा के अभाव रहेगा, जानकारी नहीं है तो संतुलित खाना नहीं खाएगा, बीमार पड़ सकता है। दूसरा, एजुकेशन देने, शिक्षा देने से कई प्रकार की हम स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या हैं उनको कम कर सकते हैं। जागरूक यानी लोगों को एजुकेट करके, लोगों को शिक्षित करके हम कई सारी बीमारियों को काबू पाया जा सकता है। बेरोजगारी और नौकरी की सुरक्षा, यानी हम बेरोजगारी को दूर करके, बेरोजगारी अगर हम दूर करेंगे और लोगों को नौकरी जॉब देंगे तो स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, क्योंकि जब लोग बेरोजगारी रहेगी तो खाने पीने की समस्या, कुपोषण की समस्या, तमाम समस्या रही। अगर लोगों की नौकरी सुरक्षित रहेगी तो वह एक संतुलित भोजन, एक अच्छा आहार करेंगे, ना तो डिप्रेशन में रहेंगे और उनका स्वास्थ्य और जो कल्याण रहेगा बेहतर बना रहेगा। कामकाजी जीवन की स्थिति, यानी उनके कामकाज करने के जो घंटे हैं, यानी जो लोग दिन भर काम करें, 8-8 घंटे काम करें, यानी अगर लोग संतुलित काम करें, नियमित काम करें, संयमित से काम करेंगे तो उनका जो स्वास्थ्य, अगर आप रात भर काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, उससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए हमें कामकाज की जीवन में इसका है। घर एवं साधारण सुविधाएं, यानी कई सारी सुविधाएं, लोगों को, आम व्यक्तियों को अगर हम कई सारी सुविधाएं दें, उससे भी उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, उनका स्वास्थ्य बेहतर बन सकता है। मान लो कोई झोपड़पट्टी में रहता है, गंदगी फैली रहती है, अगर वहां से उसको निकाल करके किसी अन्य जगह पर ले जाएंगे तो उसका स्वास्थ्य सुधर सकता है। अगर आप झोपड़पट्टी में जहाँ पर गंदगी रहती है वहाँ पर रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, लेकिन वहाँ से निकाल करके आप किसी और जगह पर ले जाएगा तो आपका स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। बाल्य विकास करके, यानी बच्चों में डेवलपमेंट करके या बच्चों को संतुलित आहार करके, पौष्टिक भोजन दे करके हम इस बच्चों में जो तमाम तरह की बीमारियां फैली उनको भी कम कर सकते हैं। सामाजिक समावेश कर सकते हैं, यानी सामाजिक समावेश या भेदभाव, यानी समाज में भी जो भेदभाव उसको दूर करें, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो असमानता दूर करके भी हम सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें। अगला जो हमारा है स्वास्थ्य संवर्धन। देखो, स्वास्थ्य संवर्धन का मतलब होता है स्वास्थ्य संवर्धन मानसिक समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याओं, उनके परिणामों, लक्षणों, कारकों और स्वास्थ्य विकारों के उपचार के बारे में जागरूकता, यानी हमें क्या जागरूकता फैलानी पड़ेगी, यानी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के, परिणामों को लेकर के हमें समाज में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। स्वास्थ्य संवर्धन का उद्देश्य जीवन शैली, उचित आहार, अनुचित जीवन शैली, हानिकारक प्रभाव से कैसे रोका, यानी हम स्वास्थ्य समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं, बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, या बीमारियों पर कैसे काबू पाया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, जागरूकता फैलानी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, यानी लोगों को एजुकेट करने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, जिसकी हालांकि इसकी 3 रणनीतियाँ। देखो, स्वास्थ्य संवर्धन को सक्षम करना, इस रणनीति में स्वास्थ्य संवर्धन की गतिविधियों को प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना है। अगर हम लोगों को स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता बढ़ाएंगे तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं उन पर काबू पाया जा सकता है और लोगों का जो स्वास्थ्य होगा, हेल्थ होगी, बेहतर हो सकती है। स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, यह वह रणनीति जिसमें जटिल स्वास्थ्य जैसे कि व्यवहार की स्थिति, रोगों का जोखिम, सामुदायिक कार्रवाई को मजबूत है, यानी जनसंख्या के यानी हम लोगों को जागरूक करके जनसंख्या कम करें, या कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य है उसकी स्थिति, रोगों के प्रति उनके बारे में जानकारी दे करके हम स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। यानी इन सारी चीज़ों से जो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उसको बेहतर और सटीक बनाया जा सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य संवर्धन को देख रहे थे। स्वास्थ्य संवर्धन का मतलब होता है कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। स्वास्थ्य संवर्धन के बाद क्या आगा हमारा लगा, बीमारी की रोकथाम। ठीक है, अगला जैसे आपको पॉइंट आएगा बीमारी की रोकथाम। बीमारी की रोकथाम कैसे की जा सकती है? पहला, बीमारी की रोकथाम करने के जो तरीके हैं, जैसे आपने लिखा बीमारी की रोकथाम शैशवावस्था से लेकर के मानव की जीवन की अंतिम स्थिति तक, यानी बचपन से लेकर के, यानी शिशु से लेकर के, यानी भैया छोटा बच्चा रहता तब से लेकर के मनुष्य के अंतिम अवस्था, बूढ़े होने तक मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का महत्वपूर्ण है। यानी भैया छोटा बच्चा हो या बूढ़े होने तक जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है वह हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति बीमार क्यों हो जाता है,
तो इसका उत्तर केवल एक है कि व्यक्ति बीमारी की रोकथाम के बारे में नहीं जानता। प्रश्न उठता है कि भैया व्यक्ति बीमार क्यों हो जाता, तो बीमारी का मतलब क्या है, व्यक्ति जो है वह बीमारी की रोकथाम कैसे किया जा सके, कोई व्यक्ति बीमार ना हो इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। मनोवैज्ञानिक संकट अन्य स्वास्थ्य के मुद्दों को कम करने या समय से पहले मृत्यु, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे, अनुवांशिक रोग आदि को रोकने के लिए मानव कामकाज में सुधार लाने के कुछ बिंदु है। यानी व्यक्ति अपने सुधार करे, अपने जीवन यापन के तरीके में सुधार करे तथा अपने जीवन की शैली में कुछ परिवर्तन करे तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। यानी बीमारी को कैसे रोका जा सकता है, यानी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब ना हो, यानी इंसान का स्वास्थ्य खराब ना हो, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ रोकथाम है। प्राथमिक रोकथाम क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, नमक और चीनी की वजह से हमारे शरीर में बनने वाले खतरे को कम करने के लिए इसकी मात्रा, यानी भैया खाने पीने में नमक और चीनी का उपयोग कम कर दो। अगर आपको अपने स्वास्थ्य सही करना है, स्वास्थ्य की रोकथाम करनी, बीमारी अब आप बीमार ना पड़े, तो नमक और चीनी जो से होने वाले जो हानियां है उसको कम, यानी नमक और चीनी का कम प्रयोग करेंगे जिसकी मात्रा कम होगी, यानी आहार में कम किया जाए। चीनी और नमक को कम करेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य को क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ सावधानी पूर्वक जीवन में कई बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण के लिए हाथ साफ करना, दांत साफ रखना, टीका करना, यानी अगर हम हाथ धोकर के खाना खाते हैं, अपने दांत को साफ रखते हैं, शरीर को साफ रखते हैं तो कई सारी बीमारियों से क्या होता है, बच सकते हैं। ये प्राथमिक रोकथाम है। खाने पीने में नमक और चीनी को कम करिए और अपने शरीर की सफाई रखिए, इससे कई सारी बीमारियों को कम किया जा सकता है। द्वितीयक रोकथाम, प्राथमिक रोकथाम क्या के लक्षण, रोगों का पता लगते ही अगर आपको पता चले कि आपको कोई बीमारी हो गई है और आपको पता चलने की बात कीजिए, बीमारी का परीक्षण कीजिए, यानी बीमारी को जांच करवाइए, फिर उसका इलाज करवाइए, उसकी स्क्रीनिंग करवाइए, ठीक है। यानी उसको क्या करवाना, जब आपको कोई बीमारी होती है तो उसके डॉक्टर के पास जाइए और बीमारी का इलाज करवाइए और दवाई टाइम पे खाइए, इससे भी हम बीमारी को कम कर सकते हैं। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है कि अगर आप में कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे नकारात्मक, जैसे डायबिटीज हो जाती है, जैसे बीमारी इंसुलिन जैसे इफोथेरेपी हो जाती है, तो कई सारी बीमारियां हो जाती है। उसके लिए क्या आपको जांच करवानी चाहिए और इफोथेरेपी करवानी चाहिए, या अपने शरीर में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और दवाई खाइए, उससे भी बीमारी को कम किया जा सकता है। यानी हम साफ सफाई रख करके, नमक और चीनी का कम प्रयोग करके, और कह सकते हैं कि कोई बीमारी पता चले उसकी तुरंत जाँच करवा लें, सही डॉक्टर की सलाह लें, समय समय पर दवाई खाएँ। इनसे क्या होता है कि हम हमारा जो स्वास्थ्य होता है, हम बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं अपनी बीमारियों को आने से। साफ सफाई रखें, पानी ना कहीं ना जमने दें, कीड़े मकोड़े मच्छर ना पनप दें। ये अगर इस चीज़ों को हम करेंगे तो क्या होगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे और अपने किसी बीमारी की हम रोकथाम कर सकते हैं। अगर आप बीमार करें तो तुरंत जा करके भाई डॉक्टर से मिलें। इससे क्या होता है, इस सभी चीज़ों को करने से क्या होगा, हमारी जो बीमारी हो इसकी रोकथाम की जा सकती है। अगला जो इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट ही मैं आपको बताऊंगा। जैसे स्वास्थ्य विकास मॉडल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बात किया गया था, लेकिन आप इस बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, स्वास्थ्य विकास मॉडल है क्या। अब हम तनाव की बात करेंगे, क्योंकि तनाव इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट बोला गया था। तनाव वैसे भी मैं कई सारी वीडियोज़ में आपको तनाव के बारे में बात कर चुका हूँ। तनाव एक तरह का नकारात्मक भाव है, यानी तनाव क्या था, एक प्रकार की नकारात्मक चीज़ है, दबाव की भावना है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को बुरा, यानी तनाव क्या करता है, हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को भैया खराब कर सकता है। अगर हम तनाव लेंगे, टेंशन लेंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यह मानव की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, यानी व्यक्ति का अगर तनाव होता है शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से उसकी प्रतिक्रिया को बताता है। तनाव एक ऐसा खतरा है कि बड़ी चुनौती जो लड़ाई या आक्रामक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है। स्वास्थ्य पर नकारात्मक, यानी तनाव क्या था, तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है। तनाव से क्या होता है, आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब होने में, उसके बीमार होने में जो तनाव है वह बहुत बड़ी भूमिका, और मौजूदा समय में तनाव के कारण तो बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। जैविक रूप से जब हम मानव को खतरा महसूस होता है तो वह मानसिक मस्तिष्क में तंत्रिकाओं की थैमिल नामक हिस्सा तंत्रिकाओं को संकेत भेजता है या ग्रंथियां हार्मोन जारी करती हैं। देखो, जब व्यक्ति तनाव लेता है तो उसके शरीर में टेंशन, भैया जैसे बोलते हैं ना, तनाव होने से सिर दर्द हो जाता है। यानी हमारे शरीर में जो हमारे मस्तिष्क जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें क्या होता है कि जब डिप्रेशन हम तनाव लेंगे, किसी प्रकार का तनाव लेंगे तो क्या होगा, प्रेशर लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो शरीर होगा हमारा सिर दर्द करने लग जाता है। कई बार सिर दर्द, यानी जैविक रूप से क्या होता है, आपका सिर दर्द हो सकता है, आपके हार्मोन्स प्रभावित होंगे। हार्मोन्स में एक एड्रेनालाइन जो होता है, जो
फास्ट फ्राइट हार्मोन है। तनाव के समय दिल की धड़कन बढ़ जाना, कई बार अगर व्यक्ति तनाव लेता है भैया दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस लेने में कई बार किसी को देरी होती है, मांसपेशियां खिंच जाना, कई बार अगर कोई व्यक्ति तनाव लेता है ना उसका शरीर वरीर पूरा खिंच जाता है, ऐसे ऐसे शरीर झुकता नहीं, हाथ हाथ बहुत दर्द करता है, ठीक है। ग्लूकोज आदि की शिकायत हो जाती है, यानी उसमें पानी की समस्या। दूसरा है सारी, इसके विपरीत तनाव लेने से हमें क्या हो सकता है, रक्तचाप की समस्या, ब्लड प्रेशर भैया हाई हो सकता है, नींद की बीमारी हो सकती है, आपकी याददाश्त खराब हो सकती है, चिंता रहेगी, आपका दिल का दौरा पड़ सकता है, नींद नहीं आएगी, अधिक वजन बढ़ जाएगा, मधुमेह हो सकता है, आप में ऊर्जा की कमी रहेगी, नींद की समस्या बनी रहेगी और कमजोर याददाश्त हो जाएगी। इस प्रकार के बहुत सारी आपको बीमारियां हो सकती हैं, यानी तनाव लेने से इस प्रकार की अनेक प्रकार की हमें बीमारियां हो सकती हैं। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के अनुसार 3 प्रकार के तनाव होते हैं, यानी अमेरिका वाले भैया क्या कहते हैं, 3 प्रकार का तनाव होता है। अमेरिकन साइकोलॉजी जो एसोसिएशन है उसने 3 प्रकार के तनाव बताए हैं। पहला क्या होता है, तीव्र तनाव, पहले क्या बहुत जल्दी तनाव आ जाता है। तीव्र तनाव क्या होता है, देखो यह वर्तमान दबाव की भावना को जो थोड़े समय के लिए होता है। तीव्र तनाव की स्थिति में आपातकाल की स्थिति में बाध्य, उदाहरण के लिए चिंता, सिरदर्द, उदासी, अगर आपके सिर दर्द है, चिंता है, उदासी है, इसको हम तीव्र तनाव, यानी तीव्र तनाव का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए होता है और बहुत जल्दी तनाव हो जाता है, जैसे सिर दर्द हो जाना। सिर दर्द क्यों होता है, कई जैसे आपको एग्जाम आ रहा तो बहुत लोगों को भैया सिर में दर्द होने लग जाएगा, पढ़ाई करेंगे सिर में दर्द होगा, पेपर नहीं याद नहीं कर रखा है, आंसर राइटिंग नहीं से करके तो तनाव हो जाएगा, यानी ये तीव्र तनाव होता है। दूसरा जो तनाव होता है एपिसोडिक तीव्र तनाव होता है। यह तनाव ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति का कम दबाव में रहता है लेकिन वह लंबे समय तक बना रहे, यानी दूसरा एपिसोडिक जो तनाव है यह लंबे तनाव तो थोड़ा जल्दी नहीं होता लेकिन थोड़ा लंबे समय तक यह तनाव बना रहता है। इस स्थिति में उत्पन्न कुछ, इस स्थिति में क्या होता है, जो एपिसोडिक तनाव होता है इसमें ऐसी स्थिति में क्या होता है, समस्याएं जैसे हृदय की बीमारी आदि का अधिक खाना खाना। अगर दूसरा जो तनाव होता है क्या होता है, इसमें हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है या आपको अधिक खाना खाने से, कई प्रकार के व्यक्ति अधिक खाना खाने लग जाता है। कई लोग देखा हुआ ना टेंशन वंसन हो जाता है, कुछ लोग खाना बंद कर देगा, बहुत लोग ज़्यादा खाना खाने लग जाएगा टेंशन वंसन में। ये जो दूसरा तनाव। तीसरा पुराना तनाव क्या होता है भैया, पुराना तनाव देखेंगे। पुराना तनाव एक गंभीर मानसिक समस्या है जो मनुष्य के नियंत्रण से परे है। पुराना जो तनाव पर भैया मनुष्य का कोई तो कंट्रोल ही नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो किसी को भी तनाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिसे भी किसी व्यक्ति के लिए निकलना आसान है, इस तनाव से व्यक्ति का निकलना आसान है। बचपन में अगर किसी को कोई दुर्घटना देख ली है या बचपन में उसके दिमाग पर कोई प्रभाव पड़ गया है तो उस प्रकार के तनाव को दूर नहीं किया जा सकता। किसी का मानसिक आघात पहुंचा बचपन में या बड़े में, अगर मानसिक आघात, नस्लवाद, गरीबी, मृत्यु, दुर्घटना, इस प्रकार के अगर किसी को तनाव होता है, इस प्रकार के तनाव को दूर करना बहुत समस्या होती है या पुराने तनाव की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के तनाव व्यक्ति को होते हैं तो इनको दूर करना या इनको ठीक करना बहुत बड़ी समस्या है। तनाव से निपटने के क्या क्या उपाय हैं भैया, तनाव से निपटने का क्या उपाय है, सबसे पहला है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने काम जो कर रहे हैं कम से कम टेंशन लेनी चाहिए। कम तनाव से निपटने के लिए क्या है, जैसे यहाँ पर क्या कुछ तनाव के निपटने के टास्क एरिवेंटेड का प्रयास करना शामिल है जो समस्या को हल करने के लिए केंद्रित करेगा। प्राथमिक जानकारी मांगना, यानी जब हमें तनाव हो तो तनाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, अपना जो काम है उसको सही ढंग से करें, व्यवस्थित ढंग से करें और काम का बोझा ना ले, इससे हम तनाव को कम कर। भावनात्मक उन्मुख क्या होता है, भावनाओं की प्रक्रिया जैसे महसूस करना, प्रभावित करना, उदाहरण के लिए लाचारी और निराशा। अगर आप लाचार निराशी हैं, अगर हम व्यक्ति को लाचारी से और निराशा से उबारेंगे तो उसमें जो तनाव होगा, किसी प्रकार की उसमें जो टेंशन होती है उस टेंशन को किया जाता है, दूर किया जाता है। लापरवाही उन्मुख में तनावपूर्ण स्थिति में से बचना शामिल होता है। धमकी देना, उत्तेजना से बचना, अगर धमकी देकर उत्तेजना से बच करके तनाव, या अगर आपको कोई कई बार क्या लोग धमका देते हैं, लोग टेंशन में चला जाता है, कई बार लोग उत्तेजित होता है, उससे भी तनाव। इस प्रकार से हम तनाव को कम कर सकते हैं। यानी हमारे जो टेंशन है, जो तनाव, उसको कैसे कम किया जाए, ये तनाव आपके लिए बहुत ज़्यादा। सामाजिक समर्थन, सामाजिक समर्थन होता है कि तनाव को हम सामाजिक रूप से कैसे कम कर सकते हैं, जैसे शिक्षा के जरिए, चिकित्सा के जरिए, इन चीज़ों के जरिए तनाव को सकारात्मक, अगर आपका परिवार बहुत सकारात्मक माहौल रहेगा, दोस्ताना माहौल रहेगा, यानी सामाजिक चीज़ों करके भी, कई सारी सामाजिक क्रियाकलाप करके भी तनाव को कम किया जा सकता है। जैसे आपके परिवार में अच्छा माहौल बने,
आपके दोस्तों में अच्छा माहौल रहे, एक पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, एक एनर्जी आएगी, तो आपका जो तनाव होगा उसमें आपको रिलैक्स मिलेगा। दूसरा, आपके परिवार के लोग अगर आपको मदद करेंगे तनाव कम, अगर बच्चों को एजुकेट किया जाए, शिक्षा दी जाए, उससे भी तनाव कम हो सकता है। अगर हम स्वास्थ्य को ठीक रहेंगे कि उससे भी हमारा तनाव कम हो सकता है। यानी ये सारी चीज़ें क्या सामाजिक चीज़ें हैं जिससे हम तनाव को कम कर सकें। हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर पॉजिटिव माहौल बना करके रहेंगे, सकारात्मक माहौल बनाएंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, हम लोगों को क्या कर सकते हैं, आत्मविश्वास से भरते रहेंगे, उनको हम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते रहेंगे। इससे भी क्या होता है, व्यक्ति में जो तनाव होगा उस तनाव को कम किया जा सकता है। सामाजिक समर्थन, यानी समाज, अगर आप सामाजिक चीज़ों से भी क्रियाकलापों को करके हम अपने जीवन में जो तनाव है उसको कम किया जा सकता है। ये तनाव जो रहेगा आप कैसे कम कर सकते हैं, वही आपको यहाँ सूचना, जैसे सुझाव, सलाह, दिशा निर्देश आदि की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर कोई सलाह लेकर के, सुझाव लेकर के, दिशा निर्देश लेकर के हम तनाव को कम किया। सम्मान, अगर व्यक्ति को कई बार सम्मानित किया जाएगा या जो काम करा उसको मान लीजिए उसका महत्व अप्रिशिएट किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, उससे भी उसका तनाव कम होगा। भावनात्मक समर्थन से भी तनाव, अच्छा समय बिताना, किसी के साथ बिता लो भैया, किसी को प्यार है, किसी को ममता कर दो, इससे भी व्यक्ति में तनाव कम हो जाता है। सोशल नेटवर्किंग सहायता से, जैसे फेसबुक, ट्विटर, अन्य साइटों में सामाजिक पोस्ट के माध्यम से तनाव कम हो सकता है। कई बार हमें तनाव, टेंशन है तो अपनी बात को कहने से, बोलने से तनाव कम हो सकता है। अच्छी सेवाओं, भौतिक रूप से, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी तो आपका तनाव, खाने पीने की जो समस्या है उसको दूर हो जाए, खाना पीना सही पे मिले, सोने का टाइम सही पर रहे, आपको जो ऐसा आराम की ज़िंदगी जिएंगे उससे भी भैया तनाव कम हो सकता है। यही बताया जा रहा है। नहीं, तनाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, तनाव होता क्यों है, फिर तनाव को कम कैसे किया जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें थी, यही सारा इस चैप्टर में था। जितना भी था मैंने आपको स्वास्थ्य और हेल्थ से रिलेटेड जितना भी था और सामाजिक मनोविज्ञान में, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसको जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को एग्जाम के लिए। थैंक यू।